Hi friends, you all are welcome on my platform Learn Beyond. I hope you must have gone through the last video जहाँ पे हमने चेक की फीचर की बात की थी, क्योंकि चेक के फीचर आपको अगर मालूम है तो ही इस वीडियो के टाइप्स की बात आपको समझ में आएगी। तो आज की वीडियो हम क्या बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो में लास्ट वीडियो को ही हम कंटिन्यू करेंगे और चेक्स के वेरिएशन, चेक्स के जो वैरायंट ऑफ चेक्स हैं, टाइप्स ऑफ चेक हैं, वैरायटी ऑफ चेक हैं, उस पूरे वैरायटी को हम देखेंगे कि क्या बियरर चेक है, क्या ऑर्डर चेक है, स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक क्या होता है, बाउंस ऑफ चेक की सेक्शन नंबर 18 क्या होता 138 क्या होती है, सेक्शन 18 की बात हम फिर से यहाँ पे आपसे साथ करने वाले हैं। एंड एट लीस्ट वी आर गोइंग टू कवर 15 to 20 टाइप्स ऑफ चेक। तो प्लीज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। देखिए, बहुत बार मैंने वीडियो डाला बट आपने कभी कमेंट नहीं किया कि सर कैसा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट भी जरूर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कमेंट आप करेंगे तो मुझे मालूम चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, और क्या आप इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि आने वाले दिनों में कुछ एग्जामिनेशन है, लेकिन मेरी व्यस्तता ऐसी है, इतना ज़्यादा शेड्यूल पैक रहता है कि पॉसिबल नहीं होता है कि डेली एक वीडियो बना के आपके लिए डालूँ। बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना भी मेरे पास समय मिले, सैटरडे संडे या बीच में कोई भी डेज ऐसा मिल रहा है जहाँ पे इम्पोर्टेंट है पढ़ाना, तो मेरी पूरी कोशिश है कि जब भी स्लॉट मिलता है तो उस स्लॉट में मैं अपना 100% दूँ, आपके लिए तैयार करूँ, और आने वाले समय में मैं आपके लिए करंट अफेयर्स भी पेश जो फैक्ट हैं वो बना रहा हूँ, तो आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा, है ना। बट सब्सक्राइब करना इंपॉर्टेंट है, शेयर भी आप करें, सो दैट जितने भी एग्जाम देने वाले कैंडिडेट हैं उनके पास तक वीडियो पहुंचे। 1-2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स अगर बढ़ जाते हैं तो अच्छी बात आपके साथ भी होगी और उनके साथ भी होगी, है ना। कि मेरा मोटो यही है कि मैक्सिमम लोगों तक ये बातें पहुंचे, और कमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बहुत बार मैं पढ़ाने के इसमें भूल जाता हूँ कि आपको एक रिक्वेस्ट करूँ कि आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बट प्लीज़ कमेंट इन बॉक्स कि कैसा है, नहीं है, वो सारी कमेंट मुझे चाहिए इस वीडियो के बाद। चलें, क्या हम देखें, तो हम देखेंगे कि ये जो चेक होता है यहाँ पर लिखा रहता है और ऑर्डर। अगर ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है तो लिखा रहेगा और बियरर, है ना। आपके पास जो भी चेक होगा उसमें और ऑर्डर लिखा हुआ होगा या फिर और बियरर लिखा हुआ होगा। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कौन से टाइप की चेक की। तो पहले बात करते हैं हम बियरर चेक की। देखिए, बियरर चेक क्या होता है, तो नाम में ही लिखा है कि बियरर चेक मतलब जो बियर करेगा उसे बैंक को पैसा देना है। ये आपकी क्या कौन सी चेक थी, तो सपोज ये जो चेक था वो आपका बियरर चेक था, तो मैं यहां लिखता हूं कि और बियरर, क्लियर, क्योंकि हर एक चेक पे लिखा होता है, चाहे तो बियर लिखा रहेगा या ऑर्डर लिखा रहेगा। तो मैं बात कर रहा हूं बियरर चेक की, ध्यान से सुने कि क्या होता है बियरर चेक। देखिए, बियरर चेक में क्या है कि थोड़ा सा रिस्की चेक है। आपने लिखा कि पे टू राम कुमार 50,000 रुपीज और दे दिया आपने राम कुमार को। राम कुमार साहब ने अपने पर्स में ये चेक रखा था, अपने बैग में ये चेक रखा था, लेकिन गलती से वो चेक या वो बैग कहीं चोरी हो गया, कहीं खो गया, कहीं वो गिर गया, वो मिल गया किसी थर्ड एंटिटी को जिसका राम कुमार से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। वो बैंक पहुंच गया और बैंक के सामने बोला कि I want 50,000 rupees in cash on the account of the bank. बैंक पैसा देगा क्या? आंसर इज यस। बियरर चेक कहता है कि whosoever is presenting the instrument, he is the holder in due course. वही उस चेक का स्वामी है, वही उस चेक का क्या है, तो एक्चुअल दावेदार है, और बैंक उसको पैसा दे सकती है। तो बियरर चेक में आप छोटी सी डेफिनेशन ये जान लें कि इफ बियरर चेक इज होल्डन बाय ए डॉग ऑल्सो, और बैंक वाले ने उससे पैसा दे दिया, तो आप बैंक वाले को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। तो बियरर चेक का एक डेफिनेशन, whosoever is holding the instrument, he will get the cash on the counter of the bank. तो बियरर चेक में लिखता हूं any individual will get cash. क्लियर? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट। बियरर चेक का परिभाषा मुझे समझाना था कि क्या होता है। अभी बियरर चेक का थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंड्री हम देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक क्या होता है साहब, तो आप जान लें। ऑर्डर चेक होता है, इस बियर को आप अगर कट कर देते हैं, जैसे ही कट किया आपने, ऑटोमेटिकली ये चेक कन्वर्ट हो गया ऑर्डर चेक में। क्लियर? अगर ऑर्डर लिखा हुआ होता
और ऑर्डर को आपने कट कर दिया होता तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किस में हो जाएगा, बियरर में हो जाएगा। बट लिखा हुआ है अभी ऑर्डर, ऑर्डर को आपने एक स्लैश लगा दिया तो दैट कन्वर्जन इज कॉल्ड बियरर चेक। तो यहां पर मुझे ऑर्डर चेक करना है, तो चेक तो यही है, बियर लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बियर पे एक लाइन खींच देंगे, तो दिस चेक बिकम ए ऑर्डर चेक। और उस कंडीशन में अगर राम कुमार साहब नहीं जाके श्याम कुमार साहब को भेज रहे हैं, उस कंडीशन में बैंक वाला क्या देखेगा, तो बैंक वाला देखेगा कि होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है, तो राम कुमार है। बैंक वाले बोलेंगे कि राम कुमार साहब आप हैं, तो बोलेगा यस मैं हूं। बैंक वाला बोलेगा आइडेंटिटी दिखाओ, अगर उसके आईडी कार्ड पे राम कुमार लिखा हुआ है तो ही इज ओनली द होल्डर इन ड्यू कोर्स और बैंक वाले उसको पैसा दे सकते हैं। ऑर्डर चेक ये कहता है कि दिस इज ए ऑर्डर गिवन बाय ड्रॉअर टू ड्रॉई, प्लीज पे द अमाउंट इन द हैंड ऑफ राम कुमार ओनली। तो ऑर्डर चेक में आईडी वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, आईडी वेरीफाई होगा, है ना, कि आईडी उसी पर्सन का है या नहीं, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर चेक। क्लियर? बियरर चेक बोले या इसे आप ओपन चेक भी समझने के लिए बोल सकते हैं कि ओपन चेक और बियरर चेक एक ही है, कोई भी पैसा उठा सकता है, उसमें कोई भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। बैंक वाले ठीक है ना, थोड़ा सा इन गुड फेथ आपसे बोलते हैं आईडी दिखाने, बट बियरर चेक में आईडी वगैरह दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। किसी को भी पैसा बैंक वाले दे सकते हैं। यू हैव टू केयर कि आपने चेक जो इशू किया है वो सही आदमी तक पहुंचा है या नहीं। इस कारण से मैंने बोला कि बियरर चेक थोड़ा सा रिस्की चेक होता है कि अगर थर्ड आदमी के हाथ में लग गया तो वो भी पैसा विड्रॉ कर सकता है। ऑर्डर चेक में मैंने बता दिया कि ऑर्डर चेक सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगा जो व्यक्ति उस चेक का स्वामी है और जिसका नाम आपके उस चेक के ऊपर लिखा हुआ है। चलें ऑर्डर चेक के बारे में आप जान लें कि बाद हम जानते हैं तीसरे चेक का नाम, दैट इज कॉल्ड क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है, तो ये चेक है, चेक के लेफ्ट हैंड साइड टॉप में हम दो क्या करते हैं, तो दो पैरेलल लाइन लगा देते हैं। दिस पैरेलल लाइन इंडिकेट्स that is an instruction given by drawer to drawee do not pay the cash in the hand of the राम कुमार। क्रॉस का मतलब है कि ड्रॉअर मतलब मैं, बैंक ड्रॉई को निर्देश दे रहा हूं कि आप किसी भी कंडीशन में राम कुमार के हाथों में पैसा नहीं देंगे। द मीनिंग ऑफ दिस क्रॉसिंग ऑफ चेक इज कॉल्ड अकाउंट पेएबल। हमेशा और हमेशा राम कुमार साहब का अगर अकाउंट है तो अकाउंट में ही जाएगा, किसी भी कंडीशन में उन्हें यह पैसा कैश के रूप में नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ऑफ चेक्स। अभी फोर्थ चेक की बात जाने, दैट इज कॉल्ड स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग क्या होता है, तो स्पेशल क्रॉसिंग होता है कि हमने डबल पैरेलल लाइन लगाया और इसके बीच में लिख दिया हमने SBI, तो ये जो पैसा है वो राम कुमार के ही अकाउंट में जाएगा, बट वो अकाउंट SBI को छोड़ के बाकी इंडिया के किसी भी बैंक में नहीं होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल का मतलब है कि स्पेशल इंडिकेशन मैंने दिया है ना, कि SBI के ही अकाउंट में वो पैसा जाना है। तो यहां पे स्पेशल क्रॉसिंग की बात मैं लिखता हूं कि वेदर बैंक नेम इज मेंशन, बैंक नेम इज मेंशन, बैंक नेम मेंशनड and account payable, this is called special crossing। क्लियर? तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आप जब डबल क्रॉसिंग लगा रहे हैं तो याद रखें कि ये क्या है, तो जनरल क्रॉसिंग है। आपने जब SBI लिख दिया दैट इज कॉल्ड स्पेशल क्रॉसिंग हो गया, है ना। बियर चेक तो आप समझ गए, ऑर्डर चेक भी आप समझ गए। देखिए मैंने यहां पे लिखा है कि इस चेक को मैंने इशू किया है 1 जनवरी 2020 को, है ना। मैं मानता हूं कि आज ही 1 जनवरी 2020 है, मैं ये मान रहा हूं कि आज जो मैं पढ़ा रहा हूं वो 1 जनवरी 2020 को पढ़ा रहा हूं और इसी दिन मैंने चेक क्या किया है, तो इशू किया है। ये चेक कितने दिन तक वैलिड है, तो आप जाने कि चेक जो होते हैं वो कितने दिन तक वैलिड होते हैं। चेक इज वैलिड फॉर 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशूड। जो इंस्ट्रूमेंट पे डेट लिखा होगा उस डेट से वो चेक 90 दिनों तक वैलिड है। कहने का मतलब ये है कि ये जो चेक है वो कब तक वैलिड होगा, तो इसका 90 दिन कब पूरा हो जाएगा, मतलब 3 मंथ कब पूरा हो जाएगा,
तो जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल। तो अप्रैल में ये चेक जाके क्या हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो 30 अप्रैल को ये चेक हो गया क्या, तो इसका जो समय सीमा था वो खत्म हो गया। लेकिन अकाउंट होल्डर राम कुमार साहब ने 5 तारीख को ये अपना पैसा जमा करने का उन्होंने निर्देश दे दिया। तो 5 तारीख को बैंक ये चेक वापस कर देगी और ये कहते हुए वापस करेगी कि आपका जो चेक है वो बासी हो गया है। तो वैसा चेक जो अपने वैलिडिटी को खो देता है, द चेक इज कॉल्ड स्टेल चेक। तो स्टेल चेक्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट विच हैव लॉस्ट देयर वैलिडिटी ऑफ 90 डेज। तो यहां पर लिखता हूं स्टेल चेक का मतलब ओल्डर देन 90 डेज पीरियड। क्लियर। तो वैसा चेक जो अपने 90 दिनों की वैलिडिटी को खो दे, उस चेक को हम स्टेल चेक के नाम से जानते हैं। तो 5 चेक तो हो गए। 5 चेक के बाद कुछ और भी चेक जाने। आज मैं सपोज दिसंबर मंथ में ये वीडियो ले रहा हूं, मैंने बोला सामने वाले पार्टी को कि अभी मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, मेरे अकाउंट में पैसे 31 दिसंबर को आएगा, आप हैप्पी न्यू ईयर इस पैसे से मना लेना, 1 जनवरी को आप ये पैसा निकाल सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्यूचर इंडिकेशन दिया कि आप फ्यूचर के डेट से ये पैसा निकाल सकते हो। तो वैसा चेक जो फ्यूचर का डेट बियर करता हो, मैं दिसंबर में ये वीडियो ले रहा हूं और मैंने डेट डाल दिया है इस पे 1 जनवरी का, तो वैसा चेक, वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर फ्यूचर का डेट लिखा हुआ हो, पोस्ट डेट लिखा हुआ हो, उस चेक को जिस नाम से हम जानते हैं वो नाम है पीडीसी। द फुल फॉर्म ऑफ पीडीसी इज पोस्ट डेटेड चेक, है ना। पोस्ट डेट का मतलब है कि पोस्ट डेट बियरिंग। वैसा चेक जो आने वाले दिनों को बियर कर रहा है उसे हम पोस्ट डेट के नाम से जानते हैं। अभी ठीक इसके छोटे भाई को आप जान लें। वो छोटे भाई का नाम क्या है, तो नाम है उस छोटे भाई का एडीसी। द फुल फॉर्म ऑफ एडीसी इज एंटी डेटेड चेक। पीडीसी का मतलब आप समझ गए, पोस्ट डेटेड। एडीसी का मतलब समझे, एंटी डेटेड चेक। एंटी डेटेड चेक क्या होता है कि आज अगर क्या है, तो आज मान लीजिए कि 1 जनवरी 2020 है। आज मैं ये सपोज कर रहा हूं कि आज 1 जनवरी 2020 है। मैंने क्या किया, तो मैंने एक चेक मुझे मिला था, वो चेक 1 दिसंबर 2019 का था। तो यहां पर मैं लिखता ही हूं, है ना, 1 दिसंबर 2019। क्लियर। मैंने इस पे डेट था 1 दिसंबर 2019 का। आज का डेट मान लीजिए 25 दिसंबर 2019 है। तो पुराने दिन का इशू किया हुआ चेक अगर मैं उसके बाद डालता हूं, दैट इज कॉल्ड एंटी डेटेड। ये 1 दिसंबर को इशू किया हुआ चेक था, लेकिन मैं बैंक में आज 25 दिसंबर को प्रेजेंट कर रहा हूं, तो पुराने डेट का इशू किया हुआ चेक है, क्योंकि उस चेक पे जो डेट लिखा हुआ है वो आज का नहीं है, वो बैक डेटेड का है। तो वैसा चेक जो पुराने डेट का डेट बियर करता हो और उसकी प्रेजेंटेशन डेट उसके बाद की डेट की हो, दैट इज कॉल्ड एडीसी, एंटी डेटेड चेक। तो यहां पर लिखता हूं बैक डेट बियरिंग। दोनों एक बिल्कुल भाई भाई हैं। एक कहता है कि नेक्स्ट डेट का बियर करो, एक कहता है पुराना डेट का बियर करो। तो पीडीसी एंड एडीसी बोथ आर क्या कर सकते हैं आप, तो बिल्कुल सिमिलर है, अपोजिट है। तो पीडीसी एडीसी के बाद हम चलते हैं और कहां चलते हैं, तो हम चलते हैं डिसओनर ऑफ चेक। डिसओनर ऑफ चेक क्या होता है कि किसी भी कारण से बाय एनी रीजन पैसे नहीं है, अल्टरेशन किया है, कुछ भी किया हो, अगर बैंक ने उस चेक को वापस कर दिया बाय एनी रीजन, इफ द ड्रॉई डिसओनर द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड डिसओनर ऑफ चेक। डिसओनर के अलग अलग टाइप हो सकते हैं। इनसफिशिएंट बैलेंस हो सकता है, अल्टरेशन हो सकता है, या फिर ड्रॉर साइन डिफर हो सकता है, या फिर डेट मिसमैच हो सकता है। तो किसी भी कारण से, या फिर आपने क्या किया हो तो कुछ अमाउंट नहीं लिखा हो, तो किसी भी कारण से व्हेन सो एवर बाय एनी रीजन ड्रॉई मतलब बैंक डिसओनर द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड डिसओनर ऑफ चेक। डिसओनर
स्टेल रूप में भी हो सकता है कि डिसऑनर किस रूप कारण से हुआ, तो चेक की वैलिडिटी खो गई थी। तो डिसऑनर का जो छोटा स्वरूप है वो स्टेल भी आप कह सकते हैं, और डिसऑनर का एक और स्वरूप है जिसे हमने आर्टिकल नंबर 138 में बताया था, दैट इज कॉल्ड बाउंस ऑफ चेक। देखिए ये तो हमने बता दिया कि किसी भी कारण से चेक अगर डिसऑनर हो गया, दैट इज कॉल्ड डिसऑनर ऑफ चेक। बट सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं होने के कारण अगर चेक बाउंस होता है तो दैट इज ऑल्सो ए डिसऑनर, बट वो डिसऑनर किस नाम से हम जानते हैं, दैट इज कॉल्ड बाउंस ऑफ चेक। यहां पर लिखता हूं इनसफिशिएंट बैलेंस। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है 2000 का और आपने चेक इशू कर दिया 20,000 का, तो क्या होगा, बाउंस ऑफ चेक होगा। और बाउंस ऑफ चेक कहां पर लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 138 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखिए बाउंस ऑफ चेक दो कारणों से होते हैं, एक तो इनसफिशिएंट बैलेंस, दूसरा एक्सीड अरेंजमेंट। एक्सीड अरेंजमेंट क्या होता है कि किसी पार्टी का अकाउंट था बैंक में और उसने ओडी या सीसी ले रखा है, उसका सीसी का लिमिट है 1 लाख का, और उसने किसी पार्टी को 1,20,000 का चेक दे दिया, तो साहब पास होगा क्या, नहीं होगा। उस कंडीशन में उस पार्टी को वो चेक रिटर्न मिलेगा और मेमो पे जो रीजन लिखा होगा वो रीजन होगा एक्सीड अरेंजमेंट। क्लियर। इनसफिशिएंट बैलेंस भी हो सकता है, आपने चेक इशू किया, चेक इशू करने के बाद अकाउंट बंद कर दिया आपने कि मुझे पैसा नहीं देना है, अकाउंट बंद कर दो, तो दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज इनसफिशिएंट बैलेंस, अकाउंट क्लोज। क्लियर। आपने क्या किया, चेक इशू किया था और स्टॉप पेमेंट कर दिया आपने, तो स्टॉप पेमेंट भी 138 के दायरे में आता है, बशर्ते कि आपके अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं है तो, है ना। सपोज मैंने किसी को चेक इशू किया और फिर जाके मैंने बोला बैंक को कि स्टॉप पेमेंट कर दो इस चेक का, लेकिन वो पार्टी बोलता है कि साहब मुझे पैसे नहीं मिले, और वो कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट में वो प्रूफ कर देता है कि इस डेट को मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो 138 लागू हो जाएगा। लेकिन मेरे अकाउंट में पैसे थे और मैंने XYZ रीजन के कारण मैंने स्टॉप करवाया है, तो मैं 138 की सीमा से बाहर हूं, मतलब वो मुझे कोर्ट के इर्द गिर्द घसीट नहीं सकता है। तो दीज आर द रीजन ऑफ बाउंस ऑफ चेक। वन इज कॉल्ड इनसफिशिएंट बैलेंस, सेकंड इज कॉल्ड एक्सीड अरेंजमेंट। एक्सीड अरेंजमेंट क्या होता है मैंने बता दिया, अकाउंट क्लोज इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इनसफिशिएंट बैलेंस। और स्टॉप पेमेंट, स्टॉप पेमेंट का मैंने दो अलग अलग बिंदु बताया है कि आपने इशू किया, स्टॉप किया तो होगा या नहीं होगा। चलें आगे, है ना। 130 बाउंस ऑफ चेक के आगे हम चलेंगे तो और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको आप अगर देखें तो आपको दिखेगा CTS चेक, बहुत इंपॉर्टेंट ये चेक है। तो CTS को जिस नाम से हम जानते हैं दैट इज कॉल्ड CTS 2010, जहां पे इमेज बेस क्लियरिंग होता है। इमेज क्लियरिंग मतलब आप अगर बैंक में किसी बैंक में अपने इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करते हैं तो वो फिजिकल ट्रैवल नहीं होता है। पहले क्लियरिंग हाउस में जाता था, वहां पे क्लियरिंग होते थे, अब ऐसा नहीं होता। हर एक बैंक में CTS स्कैनर मशीन है, ऑटोमेटिक वो स्कैन होता है, उसकी जो इमेज होती है वो NPCI के सर्वर पर अपलोड होती है और वहीं से वो क्या होता है तो इंटरचेंज होता है और आसानी से क्लियरिंग होती है। तो इमेज बेस क्लियरिंग CTS के द्वारा शुरू हो गई है, जिसकी ईयर 2010 की थी। तो इमेज क्लियरिंग इंस्टीड ऑफ फिजिकल क्लियरिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ चेक, और इसकी बात मैंने CTS के इस दायरे में की थी कि संभवतः आपको एक स्क्वायर के रूप में मिलेगा या फिर एक वेव के रूप में आपको दिख सकता है। चलें CTS के आगे हम चलते हैं और बात हम किसी और चेक से करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैंसल्ड ऑफ चेक। कैंसल चेक क्या होता है, तो कैंसल चेक होता है कहीं आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली, SIP लिया, म्यूचुअल फंड लिया आपने, तो वो बोलते हैं कि हमें एक कैंसल चेक दे दो। क्यों मांगते हैं, वो इस कारण से मांगते हैं कि आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, बैंक का पूरा डिटेल्स, IFSC MICR सारा उस इंस्ट्रूमेंट पे होता है। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो यहां पर लिख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट होल्डर प्लस एंड बैंक डिटेल, कैंसल चेक इज रिक्वायर्ड। कैंसल चेक में कहीं साइन करने की जरूरत नहीं है, ये चेक है तो आप बिल्कुल आराम से इसमें कट करके कैंसल लिख सकते हैं, है ना। वो सिर्फ एक ही पर्पस के लिए यूज होता है कि आपका नाम, आपके अकाउंट नंबर, आपकी IFSC कोड, आपकी MICR कोड, है ना, कि जब वो पेमेंट करेगा, LIC वाला पेमेंट वापस करेगा तो उसी के साथ टैली होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कैंसल्ड ऑफ चेक।
कैंसल चेक के बाद आप चलें और बात हम करते हैं ब्लैंक चेक की। कि किसी को आपने ब्लैंक चेक दे दिया तो ब्लैंक चेक में क्या होते हैं, तो ब्लैंक चेक में सिर्फ एक ही चीज बियर करता है, दैट इज कॉल्ड सिग्नेचर। कि जब भी आप पार्टी को ब्लैंक चेक देते हैं तो अपना सही सिग्नेचर करके देते हैं। बट ब्लैंक चेक देने से पहले थोड़ा सा आप सोच लें कि आप जिस पार्टी को आप दे रहे हैं वो सही पार्टी हो, नहीं तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। सपोज आपने कहीं से लोन लिया तो बैंक वाले बोलते हैं कि आप क्या करें, तो ब्लैंक चेक दें, 8 दें, 10 दें, तो ठीक है, बैंक वाले जेन्यून ही होते हैं, तो वहाँ पे आप साइन करें और यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपना ही नाम, क्योंकि वो जिस पर्पस के लिए मांगते हैं वो बेसिकली पर्पस होता है कि आपके होम लोन अगर आउटस्टैंडिंग हो गए, कार लोन अगर आउटस्टैंडिंग हो गए, तो उस चेक को वो 138 के डायरी में लगा के आपको कोर्ट में सू कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं पे टू योर नेम और सामने में लोन का नाम, कार लोन। या फिर एक और आप काम कर सकते हैं, नॉट एक्सीड अप टू वो अमाउंट, तो नीचे में आप कॉलम भी लिख सकते हैं नॉट एक्सीड अप टू 5 लाख 10 लाख, मतलब उससे ज़्यादा का वो कभी विड्रॉ नहीं कर पाएगा। तो ब्लैंक चेक में योर सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड, वेयरएज आप उसमें नाम भी पार्टी का डाल सकते हैं। आपने अगर बैंक में दिया है तो अपना ही नाम डालें, सामने में जिस लोन को आपने लिया है वो लोन लिख सकते हैं। सपोज किसी फ्रेंड को आपने दिया है तो फ्रेंड का नाम डाल के उसको दें, है ना, नहीं तो कोई भी मिसयूज कर सकता है। बट ब्लैंक चेक हैज टू वियर द सिग्नेचर ऑफ द ड्रॉअर। चले ब्लैंक के चेक के आगे हम चलते हैं और जिस चेक की बात करते हैं वो है लूज चेक। आप बैंक में गए और बोले मुझे चेक चाहिए, तो बैंक वाले बोलेंगे ठीक है एप्लीकेशन दीजिए और चेक आपके एक घर पे डिलीवर होगा बाई पोस्ट बाई कुरियर। लेकिन आप बोलते हैं कि सर मुझे अर्जेंट चाहिए, आरटीजीएस करना है, एनईएफटी करना है, तो दैट कंडीशन जब बैंक अपने काउंटर से आपको एक 2 लीफ इशू करती है, एक 25 पेजेस का आपको चेकबुक इशू करती है, कहने का मतलब काउंटर इशूड चेक, वो आपके अकाउंट नंबर और नाम छप के नहीं आएंगे। है जैसे अभी आपके चेक क्या आते हैं तो अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है, आपका नाम लिखा हुआ होता है, तो ऐसा नहीं होगा। ओनली द चेक नंबर विल बी tied up with your account name will be missing and your account number will be missing, but bank issued check, काउंटर से जिस चेक को हमने इशू किया है तो काउंटर इशूड चेक इज कॉल्ड लूज चेक। लूज का मतलब जानते ही हैं आप कि लूज हमने कोई भी सामान ले लिया, मतलब तुरंत का तुरंत आपको सामान मिलता है, वैसे ही चेक्स भी हैं, बैंक आपको ये चेक दे सकती है जिसे हम लूज चेक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चले और हम क्या बात करते हैं हाई वैल्यू चेक की। हाई वैल्यू चेक कौन सा वो अमाउंट है जिसको बैंक हाई वैल्यू चेक के नाम से कंसिडर करती है, तो वैसा चेक जिस चेक पे 2 लाख प्लस का अमाउंट लिखा होता है, 2 लाख या 2 लाख से ऊपर का अमाउंट लिखा हुआ है, उसे हम हाई वैल्यू चेक के रूप में कंसिडर करते हैं। और उस चेक का क्लियरिंग हम जल्दी से जल्दी, हम कहने का मतलब एक बैंक जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करती है, क्योंकि अगर क्लियरिंग बाद में हुआ और उस अकाउंट होल्डर ने इंटरेस्ट मांग लिया तो बड़े अमाउंट का इंटरेस्ट देना थोड़ा टफ होता है। इस कारण से जो हाई वैल्यू चेक्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको पहले सीटीएस मशीन में डाला जाता है, उसकी क्लियरिंग बहुत जल्दी होती है। और हाई वैल्यू चेक हमेशा 2 लाख और प्लस का हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आप जाने कि नेक्स्ट क्या होती है, तो नेक्स्ट लिखते हैं आउटस्टैंडिंग चेक। देखिए मैंने एक चेक लिया, उस चेक को मैंने, मेरी कंपनी है, एक पार्टी ने मुझे चेक दे दिया, तो मेरे पास तो चेक आ गया, बट क्या मेरे पास पैसा आया क्या? तो मैंने उस पार्टी से चेक लिया, मेरे बुक ऑफ अकाउंट में वो चेक तो आ गया, बट द अमाउंट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। फ्राइडे सैटरडे संडे बैंक बंद थी, तो वो अमाउंट मेरे बुक में रिफ्लेक्ट होगा आउटस्टैंडिंग अमाउंट से, और वैसा चेक विच इज येट टू बी क्लियर्ड, वैसा चेक जिसका अमाउंट येट टू come into my account, the checks is called outstanding check, है ना। तो बुक ऑफ लॉ, बुक ऑफ अकाउंट में, बुक ऑफ अकाउंट की बात करते हैं, बुक ऑफ अकाउंट वेयर अमाउंट इज येट टू क्लियर। अकाउंट में वो आ गया है, मेरे बुक ऑफ अकाउंट में आ गया है, मेरे कंपनी के अकाउंट में आ गया है, बट एक्चुअल अकाउंट में वो पैसा नहीं आया है, तो उस चेक को हम आउटस्टैंडिंग चेक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलें और हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट चेक की, जिसके हम म्यूचुअल चेक कह सकते हैं। तो म्यूचुअल चेक क्या है? तो म्यूचुअल चेक उस चेक को हम कह सकते हैं
जो चेक फटा हुआ हो, 2 से ज़्यादा पार्ट में टुकड़े हो गए हों, या जल गया हो, सॉइल्ड हो, है ना, तो वैसा चेक जिसका व्यवहार पॉसिबल नहीं है, जिसको हम स्कैन आपके स्कैनर मशीन CTS मशीन से नहीं कर सकते हैं, है ना, बहुत मुड़ गया है, आपने किसी भी ढंग से उसको सही ढंग से नहीं रखा, तो वैसा चेक जिसका ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है ड्यू टू, है ना, फ्लिपिंग उसके हो गए हैं, या फिर उसके कुछ जो वर्ड है वो मिसमैच हो गए, जो MICR है उसी के 2 डिजिट चले गए हैं, तो स्कैनिंग तो होगा बट स्कैनिंग रिफ्लेक्ट नहीं होगा सिस्टम में, तो वैसा चेक जो 2 से ज़्यादा पार्ट में टूट गए हों, मोर देन 2 पीसेज और टॉर्न, फट गए हों, और व्हाटसोएवर रीजन, है, तो उस चेक को हम म्यूचुअलेटेड चेक के नाम से जानते हैं। स्टॉप चेक के बारे में मैंने बता दिया कि आप किसी भी पार्टी को चेक इशू करके उस चेक नंबर का स्टॉप पेमेंट आप कर सकते हैं, बैंक कुछ चार्ज लेती है बट वो चेक अमाउंट विल बी स्टॉप, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट आपके चेक्स हैं। यहाँ पे एक और भी चेक है जिसका नाम बैंकर्स चेक होता है, तो यहाँ पे एक और लिखता हूं मैंने BC, बट इसकी पूरी डिटेल मैं आपको अभी बताऊंगा नहीं। व्हाट इज बैंकर चेक? जिस समय मैं चेक का कंपैरिजन आपके डिमांड ड्राफ्ट के साथ करूंगा उस समय आपको बताऊंगा कि व्हाट इज बैंकर चेक, क्योंकि बैंकर चेक इज नथिंग एक्सेप्ट ए डिमांड ड्राफ्ट। क्लियर? बट क्या अंतर डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर चेक में है? ऐसा नहीं कि बैंकर चेक ही डिमांड ड्राफ्ट है, दोनों में अंतर है, लेकिन क्या अंतर है इसकी पूरी बात हम डिमांड ड्राफ्ट के क्लास में करेंगे। वहां पे आप जरूर याद रखें कि सर बैंकर चेक भी बताने वाले हैं। तो इस क्लास में हमने क्या जाना? इस क्लास में हमने 15, 16, 17 चेक को हमने देखा है, और स्टार्टिंग फ्रॉम ऑर्डर चेक, बियरर चेक, जो भी चेक हैं आपके इंपॉर्टेंट में, एक फटाफट मैं आपको रिवाइज कर देता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट आपके चेक हैं। बियरर चेक क्या है? तो किसी भी पार्टी को पैसा मिलेगा। ऑर्डर चेक हमेशा ID को देखने के बाद ही बैंक आपको पैसा देगी। क्रॉस चेक हमेशा अकाउंट पेएबल होता है। स्पेशल क्रॉसिंग जो बैंक का नाम होगा उसी बैंक में जाएगा। स्टेल चेक 90 डेज की वैलिडिटी समाप्त होने के बाद आपने अगर प्रेजेंट किया है तो चेक विल बी कंसिडर्ड एज स्टेल चेक। आने वाले दिनों का बियर करना इज कॉल्ड PDC। पीछे का दिनों का बियर किया हुआ चेक इज कॉल्ड ADC। किसी भी कारण से बैंक ने वापस कर लिया दैट इज कॉल्ड डिसऑनर। डिसऑनर के 2 पार्ट हमने बताए हैं, एक स्टेल और एक आर्टिकल नंबर या सेक्शन नंबर 138, जहां पे इनसफिशिएंट बैलेंस, एक्सीड अरेंजमेंट, स्टॉप पेमेंट या अकाउंट क्लोजर की बात हमने की है, जहां पे सेक्शन नंबर 138 लागू होगा। CTS 2010 में आया है, जहां पे हम इमेज बेस्ड क्लियरिंग करते हैं। ब्लैंक चेक में आप किसी पार्टी को पैसा दे सकते हैं बट आपका साइन वहां पे बियर होना चाहिए। लूज चेक जो काउंटर इशूड चेक होगा उसे हम लूज चेक जानेंगे। हाई वैल्यू चेक वैसा चेक जिसपे 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट लिखा हुआ होगा वो हाई वैल्यू आएगा। येट टू कम, येट टू रिफ्लेक्ट द अमाउंट इन द अकाउंट, एक्चुअल अकाउंट, बट पैसा मेरे बुक ऑफ अकाउंट में आ गया है, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग चेक। वैसा चेक जो 2 पार्ट या उससे ज्यादा के टुकड़ों में बढ़ चुका है, कोई नंबर उसमें से नहीं है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलेटेड चेक। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि 50,000 हमने लिखा था और यहां पे फिगर में जो हम लिखने गए तो 5,000 हमने लिख दिया। तो मैंने आपके निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब पढ़ा रहा था तो वहीं पे एक सेक्शन की बात आपके साथ की थी, द सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 18, जहां पे वर्ड और फिगर अगर मिसमैच है तो वर्ड अमाउंट विल पेएबल, क्योंकि वर्ड इज कॉल्ड लीगल फॉर्मेट ऑन द इंस्ट्रूमेंट, वेयर एज फिगर इज कॉल्ड ए कर्टसी ऑन द इंस्ट्रूमेंट ओनली। तो इफ वर्ड एंड फिगर मिसमैच, सेक्शन नंबर 18 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विल बी एप्लीकेबल, और अगर एप्लीकेबल होता है तो वर्ड अमाउंट विल बी पेएबल। इतनी बात आप अगर जानते हैं चेक के साथ, वैरायटी के साथ, तो आई होप किसी को चेक देने से पहले या किसी से चेक लेने से पहले आप जरूर इन बातों को रिकलेक्ट करेंगे और कभी भी आज के बाद गलती करने की कोशिश नहीं करेंगे, चाहे आप बैंक के अंदर हों या फिर बैंक के आप बाहर क्यों ना हो। तो आई होप कि पूरी बात आपको समझ में आई होगी। प्लस 1 बाय 1 करके आप सारे जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जो सेक्शंस है, उसको आप पेन डाउन करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज पेन डाउन ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।